सुबह की बड़ी खबर, एनआईए के डायरेक्टर जनरल सदानंद वसंत दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी हो गई है। सदानंद वसंत को मूल महाराष्ट्र कैडर में भेजा गया है। 1990 बैच के आईपीएस हैं सदानंद वसंत। चर्चा है कि सदानंद दाते को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया जा सकता है। सदानंद दाते महाराष्ट्र एटीएस के चीफ रह चुके हैं। 1 अप्रैल 2024 को एनआईए चीफ का कार्यभार इन्होंने संभाला था, लेकिन उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मूल कैडर में भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, एनआईए की डीजी सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी हो गई है और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के डीजीपी बनाए जा सकते हैं। आज सुबह की बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर बुर्का पहनकर घूम रहे एक शख्स की लोगों ने पिटाई कर दी। यह शख्स बुर्का पहनकर मुंबई के पार्क साइट इलाके में घूम रहा था और तभी स्थानीय लोगों को उसके हाव भाव पर शक हुआ। लोगों को शक था कि बुर्का पहनकर आया शख्स बच्चा चुराने आया है। जब जांच की गई तो पता चला कि बुर्का पहने हुए कोई महिला नहीं बल्कि 33 साल का तौसीफ मोहम्मद शेख था। वीडियो कल दोपहर का है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तौसीफ का बुर्का हटाया और उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। उसके बाद उसे पुलिस को सौंपा गया। पुलिस की जांच में यह पता चला कि तौसीफ पेशे से ऑटो रिक्शा चालक है। रिक्शा का किराया ना मिलने की वजह से वो कुछ लोगों को ढूंढ रहा था और पहचान छिपाने के लिए उसने बुर्का पहना था। हालांकि लोगों को इस बात का शक था कि यह बच्चों को चोरी करता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई में बुर्का पहने इस शख्स की। देखिए आम लोगों ने किस तरह से पिटाई की। दरअसल लोगों को इसके हाव भाव पर शक हुआ और जब लोगों को शक हुआ तो लोगों ने उसका बुर्का हटाकर देखा। बुर्के के नीचे कोई महिला नहीं बल्कि 33 साल का तौसीफ शेख था और लोगों ने उसकी एकाएक पिटाई करनी शुरू कर दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची उसे पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब आक्रोशित लोगों ने इस बुर्के के अंदर छुपे तौसीफ की पिटाई शुरू कर दी। आप देखिए आसपास आपको ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा होगा। स्कूटी दिख रही है, रिक्शा दिख रहा है और वहीं पर कुछ लोग इसकी पिटाई करते हैं। अब खबर पंजाब के पटियाला से, जहां पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल ने सोमवार को रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आईजी रैंक से रिटायर हुए थे। घटना के बाद उनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमर सिंह को गोली छाती के पास लगी है जिससे उनके लंग्स डैमेज हुए हैं। डॉक्टर्स ने अमर सिंह का तुरंत ऑपरेशन किया है। अभी अमर सिंह को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है जिसमें एक ऑनलाइन फ्रॉड से हुए वित्तीय नुकसान का जिक्र किया गया है। पूर्व आईजी ने 12 पेज का एक सुसाइड नोट पंजाब की डीजीपी को भी भेजा है। पुलिस फिलहाल सुसाइड नोट की असली वजह बताने में और तलाशने में लगी हुई है। साथ ही अमर सिंह चहल के साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड की भी आगे की जांच हो रही है। पूर्व आईजी से 8 करोड़ की ऑनलाइन ठगी। ठगों से परेशान आईजी ने खुद को मारी गोली। बारह पत्रों के सुसाइड नोट पर लिखा, अर्जेंट आखिरी अपील। अत्यंत दुख और निराशा के साथ मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि मुझे कुछ साइबर ठगों द्वारा धोखा दिया गया, जो खुद को वेल्थ इक्विटी एडवाइजर बताकर 8 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। ये लाइनें पंजाब के पूर्व आईजी की डीजीपी के नाम लिखी 12 पेज की चिट्ठी का हिस्सा है, जिसमें पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने उनके साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड की सनसनीखेज कहानी बयां की है। जिसके बाद पूर्व आईजी अमर सिंह ने अपने सुरक्षाकर्मी की रिवॉल्वर से पेट में गोली मार ली। घटना के बाद आनन फानन में घर वालों ने उन्हें पटियाला के पार्क अस्पताल में भर्ती कराया। पूर्व आईजी अमरजीत चहल का इसी अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। दोपहर 3 बजे के आसपास उन्होंने खुद को पेट में गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी फिलहाल इलाज जो है इस अस्पताल में चल रहा है। जो अमर सिंह चहल हैं उनके द्वारा कोई पुलिस कंप्लेंट की गई थी। हालांकि अभी परिवार जो है वो बात करने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा अभी परिवार से कोई पूछताछ नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ किया कि परिवार से भी उन्होंने इस पूरे जो ठगी हुई है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की थी और अगर वो परिवार से या पुलिस से सहायता मांगते तो क्योंकि वो एक रिटायर्ड आईजी हैं तो जाहिर तौर पर उनकी
फौरी तौर पर मदद की जा सकती थी। लेकिन इसमें एक खास बात यह रही, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना सुसाइड नोट अपने फ्रेंड सर्कल में बांटा, उनके साथ शेयर किया, तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जाती है और पुलिस तुरंत हरकत में आती है और इसी वजह से उनको तुरंत उपचार के लिए ये नियर बाय अस्पताल में लेकर आया जाता है। अमर सिंह को गोली छाती के पास लगी, जिससे उनका लीवर डैमेज हुआ। डॉक्टरों ने अमर सिंह का तुरंत ऑपरेशन किया। अभी अमर सिंह को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। गन शॉट इनको चेस्ट में लगा था, लेफ्ट साइड चेस्ट में लगा था। इंजरी काफी क्रिटिकल थी। ब्लड लॉस जब हमारे पास आए तो ऑलमोस्ट 2 लीटर ब्लड लॉस हो चुका था और सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। ठीक है, तो हमें इमीडिएटली ऑपरेशन में उनको शिफ्ट किया, स्टेबलाइज करके शिफ्ट किया और उनका एक बड़ा मेजर सर्जरी जो 2.5-3 घंटे चली है वो करा है। उसमें अंदर जो था इंजरीज काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, जो अब कंट्रोल में है। सर्जरी जो है सक्सेसफुली हमारी पूरी टीम ने की है, तो सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है। तो जो मेन डेंजर वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हार्ट के पास लंग्स में बुलेट लगी हुई थी, तो अब अगले 12 से 24 घंटे जो है वो देखना है कि बॉडी किस तरह से रिकवर करती है। तो जो मेन पार्ट है वो हो गया, अब देखना है कि इनकी बॉडी किस तरह से रिकवर करती है। पूर्व आईजी ने खुद को गोली क्यों मारी, इसकी जांच पटियाला पुलिस ने शुरू कर दी है। हालांकि अमर सिंह ने 12 पेज का डीजीपी के नाम जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें उन्होंने सीधे खुद को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बताया है, जिसमें 8 करोड़ 10 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र है। 12 पेज के सुसाइड नोट में उन्होंने बताया कि उनके साथ निवेश के नाम पर ठगी की गई है। वेल्थ इक्विटी एडवाइजर बताकर पैसे ठगे। ठग ने खुद को डीबीएस बैंक का सीईओ बताया। आईपीओ और ओटीसी ट्रेड में मुनाफे का झांसा दिया। 3 खातों से 8 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए। डैशबोर्ड पर दिखा रहा मुनाफा फर्जी निकला। पैसे निकालने की कोशिश पर शुरू हुई उगाही। अमर सिंह के दोस्तों का कहना है कि उनके साथ इस तरह की ठगी हुई है, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। नहीं आई जी, साडे नाल कोई गल नहीं हुई सी जी। पिछले वैसे 10 दिनों तो कदे साहब मेरी गल भी नहीं हुई। कभी ऐसा हो कि वो टेंशन में हो या कुछ ऐसा हो? नहीं, कोई उन्होंने शो भी नहीं किया किसी को, जेडे भी जान पछाण दे। कभी ऐसा कुछ उन्होंने जिक्र किया? नो नो नो, कोई गल नहीं हुई। कभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई कि ऑनलाइन ठगी? वो वधिया बंदे गल फालतू करते ही नहीं सी, कोई भी मतलब दी गल करनी जिहदे नाल करनी। ईमानदार थे शायद, इसलिए इतनी बड़ी ठगी का शिकार भी हो गए। हो सकता, बिल्कुल ईमानदारी तो है ही सी उन्हां दी। अमर सिंह के सुसाइड नोट की माने तो उनके साथ निवेश के पैसे निकालने की कोशिश के बाद उगाही शुरू हुई। 5 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की तो उनसे 1.5% सर्विस फीस और 3% टैक्स के नाम पर 2.25 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। इसके बाद भी पैसे नहीं दिए गए और दोबारा 2 करोड़ रुपए लिए। इसके बाद 20 लाख रुपए प्रीमियम मेंबरशिप फीस के नाम पर मांगे गए। पूर्व आईजी के साथ ठगी के बारे में ना तो उनके करीबियों को पता था, ना ही उनके पड़ोसियों को। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को ठगी की कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, परिवार को नहीं पता था। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर सर परिवार से बात करते, जब पुलिस परिवार जो हमारे डीजी सर से लेकर एसएसपी सर तक किसी से भी बात करते, तो मैं बड़ा इस बात में आश्वस्त हूं। तो इसका हल निकलता, इसका लीगली लॉजिस्टिक हल निकलता। जो सर ने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया, इसकी नौबत न आती। उन्होंने कोई शिकायत पहले नहीं दी थी? नहीं सर, वो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट ऑफिसर। तो जब उनके साथ ये हुआ तो वो अपने सेल में चले गए और उसी का ये नतीजा है। वहीं अमर सिंह चहल ने अपने सुसाइड नोट में बताया कि कैसे ठगों ने ट्रैप करके उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। एक शख्स खुद को डीबीएस का सीईओ डॉक्टर रजत वर्मा बताकर रोजाना शेयर बाजार, आईपीओ और ट्रेडिंग से जुड़े टिप्स देने लगा। उनकी प्रोफाइल में सीईओ की फोटो लगी थी। इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होता गया। ग्रुप में सवाल पूछने की छूट थी और जवाब तुरंत मिलते थे। कुछ समय बाद निवेशकों को एक ऑनलाइन डैशबोर्ड दिखाया गया, जिसमें 4 तरह की स्कीम बताई गई। डेली ट्रेड, स्टॉक्स, ओटीसी ट्रेड, आईपीओ, क्वांटिटेटिव फंड्स के बारे में जानकारी दी गई। इस स्कीम में पिछले से ज्यादा रिटर्न दिखाया जाता था। ग्रुप ने दावा किया कि डीबीएस ग्रुप को आईपीओ में डिस्काउंटेड रेट पर शेयर मिलते हैं। ओटीसी शेयर में 30 से 40% और क्वांटिटेटिव फंड्स में 50% से ज्यादा रिटर्न दिखाया गया। सुसाइड नोट के मुताबिक अमर सिंह को ठगों ने इस तरह फंसाया था जिससे वो निकल ही नहीं पा रहे थे। अमर सिंह ने 3 बैंक खातों से 8 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। ये खाते एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में थे। इनमें से 7 करोड़ रुपए पूर्व आईजी ने उधार लिए थे। सुसाइड नोट में अमर सिंह ने बैंक डिटेल्स, आईएफएससी कोड,
ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिखाए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। साथ ही पूर्व आईजी के साथ जो ठगी हुई वो रकम किन खातों में गई इसकी भी जांच की जा रही है। सुसाइड नोट है वो हमारे पास है और उसके बाद अभी हमें परिवार से और बाकी से इस बारे में वो मेंटल स्टेज में नहीं है, दे इन ट्रॉमा कि उनसे पूछ सकें परिवार और फैमिली और फ्रेंड से। तो कल तक दे विल बी फाइन, देन वो सारी चीज करके हम प्रॉपरली प्रोसीड करेंगे। एक आईजी स्तर का अधिकारी वो इस तरह से एक ऑनलाइन ठगी में फंसता है तो काफी ये सरप्राइज है ये। सर बिल्कुल सर, और मैं तो आपके माध्यम से भी बोलूंगा भी ऑनलाइन चीजों अगर कुछ करनी है यू शुड डबल ट्रिपल वेरीफाई द थिंग्स। और बाकी जो अभी आप जैसे कह रहे हैं ऑनलाइन ठगी और जहाँ कोई मार्केट में लगा दिया शेयर्स में, वो सारी चीजें वेरीफाई कर लेंगे एक बार सर ठीक हो जाए और उसके बाद फैमिली नॉर्मल हो जाए, फ्रेंड्स नॉर्मल हो जाए, देन वी विल प्रोसीड। और यूपी के संभल से हैरान करने वाली ये खबर आ रही है। संभल में एक महिला ने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने कारोबारी पति को मार डाला और फिर उसके शव को ग्राइंडर से कई टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा दिया। पति की हत्या के बाद मृतक राहुल की पत्नी रूबी ने पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई और फिर मामले की जांच शुरू हुई। संभल पुलिस को 27 दिन बाद एक पॉलिथीन में बंद डेड बॉडी मिली जिसे कई टुकड़ों में काटा गया था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से हत्या में उपयोग में लाए गए एक सामान को बरामद कर लिया। तो जिस ग्राइंडर से राहुल के शव को काटा गया था उसकी बरामदगी के साथ ही पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात से दहल उठा संभल। नीले ड्रम का खौफ बरकरार, अब ग्राइंडर से पति परवार। संभल की हत्यारी बीवी, 2 बॉयफ्रेंड, मारा गया कारोबारी हस्बैंड। जिस डेड बॉडी के टुकड़ों को पुलिस प्लास्टिक में कवर कर नाले से बाहर निकाल रही है वो एक ऐसे शख्स की डेड बॉडी है जिसके साथ दरिंदगी की इंतहा हुई है। और इस मामले में जिस हस्बैंड की हत्या की गई है उसकी कातिल बीवी ने जितने बॉयफ्रेंड रखे थे उससे कई गुना ज्यादा टुकड़ों में पति के शव को काट डाला। पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। संभल के चंदौसी में हुई ये वारदात कितनी खौफनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बैग में मृतक राहुल के शरीर का कुछ हिस्सा ही बरामद हो पाया। पुलिस ने नाले से मृतक राहुल का धड़ और हाथ का टुकड़ा बरामद किया जबकि सिर रामघाट पर गंगा नदी में बहा दिया गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि अपने पति के बॉडी के टुकड़े करने के लिए पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर ग्राइंडर से हाथ पैर काट डाले। इन्होंने हथौड़ा से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्राइंडर लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहां पे प्रवाहित कर दिया था। संभल में हुई ये वारदात मेरठ के सौरभ हत्याकांड से भी ज्यादा जघन्य है। मेरठ में हत्यारिन बीवी मुस्कान ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की और फिर उसकी बॉडी को नीले ड्रम में सीमेंट भरकर डाल दिया। तो संभल में पत्नी रूबी ने अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कारोबारी पति राहुल की हत्या कर दी और उसके शव के ग्राइंडर से कई टुकड़े कर दिए। तीनों ने पहले लोहे की रॉड और जूते में कील ठोकने वाले हथौड़े से राहुल के सिर पर वार किया। फिर मौत होने के बाद ग्राइंडर से शव के कई टुकड़े कर दिए। मृतक के धड़ और कटे हुए हाथ को घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया जबकि सिर को रामघाट नदी में बहा दिया गया। कपड़े भी जला दिए। पति के शव को ठिकाने लगाने के बाद पत्नी ने खुद को बचाने के लिए 6 दिन यानी 18 नवंबर को पति के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। 27 दिन बाद पुलिस ने नाले किनारे पॉलिथीन में सड़ा गला आधा शव बरामद किया। 5 दिन बाद पोस्टमार्टम के दौरान शव के कटे हुए हाथ पर राहुल नाम का टैटू लिखा हुआ था जिससे मृतक के शव की पहचान हुई। 18-11 तारीख को
18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया। एक शख्स के शव को कई टुकड़ों में काटे जाने के मामले को देखकर जांच में जुटी संभल पुलिस भी दहल गई। पुलिस को पत्नी से पूछताछ में शक हुआ, जिसके बाद मृतक राहुल के घर पहुंचकर पुलिस ने जब छानबीन की तो वारदात में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और हीटर पर खून के कुछ धब्बे मिले। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर एविडेंस कलेक्ट किए। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड गौरव के साथ ही कातिल बीवी रूबी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि राहुल ने अपनी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड गौरव के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर राहुल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा में वन विभाग ने गांव में घुसा एक लकड़बग्गे को पकड़ा है। ये लकड़बग्गा कई दिनों से गांव के बाहर घूमता हुआ नजर आ रहा था, जिससे वहां छोटे बच्चों और पालतू जानवरों को खतरा पैदा हो गया था। गांव वालों की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम एक्शन में आई और 2 दिन की मशक्कत के बाद लकड़बग्गे को पकड़ लिया। वन विभाग की टीम अब लकड़बग्गे को सुरक्षित जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रही है। पिंजरे में कैद इस लकड़बग्घे ने महोबा के सिरसी कला गांव के लोगों को दहशत के साए में जीने को मजबूर कर दिया था और दहशत की वजह थी इस जानवर की ये चहलकदमी। ये खूंखार जानवर गांव के रास्ते पर चहलकदमी कर रहा था। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो खौफ में आ गया। ये जानवर छोटे बच्चों को अपना निशाना बना सकता था। घर के पालतू जानवरों को भी इससे खतरा था, इसीलिए किसान लाठी डंडे लेकर आए और इसे वहां से खदेड़ दिया। लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक लकड़बग्घा इस तरह से गांव के इतने करीब आ सकता है। ये इतना हिंसक हो गया था कि ये छोटे छोटे बच्चों के लिए या ग्रामीणों के लिए खतरनाक साबित था। महोबा के खन्ना इलाके में इस जानवर को इतने पास से किसी ने नहीं देखा था। चहलकदमी करते लकड़बग्घे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वन विभाग भी हरकत में आया और टीमें बनाकर इस लकड़बग्घे को पकड़ने की कवायद शुरू की गई। ये टीम 2 दिन से लगातार रात और दिन इस कड़ाके की ठंड में लगी रही और इसको जहां जहां सूचना मिलती गई उधर हमारी टीम मूव करती रही और इसकी सूचना मिलते ही और ग्रामीणों से लगातार संपर्क रखा गया कि जहां भी दिखाई दे तत्काल सूचना फॉरेस्ट विभाग को दे। लकड़बग्घा भी बेहद शातिर निकला। ये लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद वन विभाग की टीम डटी रही और आखिरकार इसे कैद कर लिया गया। हम लोगों को ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ आदमखोर लकड़बग्घा एक हिंसक जानवर है और ये चारों तरफ गांव में कबरई के आगे बरबई ग्राम है और उसके आगे बरबई से आगे जो है एक सिरसा कलार गांव है कि उस गांव में ये चारों तरफ गांव में घूम रहा है, जिससे जनता को दहशत और बच्चों को दहशत महसूस हो रही थी। तो हम लोगों ने एक वन विभाग की मुस्तैद टीम बनाई और टीम बनाकर चारों तरफ से इसको घेराबंदी की, क्योंकि ये जानवर हिंसक है और ये जानवरों को, कुत्तों को और छोटे छोटे बच्चों को भी इससे खतरा था। तो टीम के माध्यम से इसकी जासूसी करते हुए इसको गांव के बाहर खेतों में जा करके इसको बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी मशक्कत से पकड़ा गया है। लकड़बग्घा बीमार बताया जा रहा है। फिलहाल इसका इलाज करके इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में बाघों की जीन पूल सुधारने के लिए मध्य प्रदेश के
पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए बाघिन को एयरलिफ्ट किया गया है। वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर के जरिए शिफ्टिंग हुई है और 3 साल की बाघिन PN224 को शिफ्ट करने के लिए आई टीम ने पहले हाथी से रेकी की। फिर बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए राजस्थान के विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया।